गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं। अकाउंट्स में मैंने आपको टॉपिक वाइज बताना स्टार्ट किया था। पहले हमने टॉपिक देखा था कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद हमने देखा चेक के बारे में मैंने आपको 3 रूल बता दिए हैं। और अभी हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स किसे कहते हैं? जो पैसा हमारा डूब जाता है उसे बैड डेब्ट्स कहते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल मैंने बोर्ड में लिखा है, ऐसे पढ़िए। ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है रवि बिकम इंसॉल्वेंट and 40 paise in a rupee recovery from his state asset as final dividend। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि इंसॉल्वेंट क्या होता है। जब बैड डेब्ट्स का बात आता है, बैड डेब्ट्स का मतलब होता है आपके पैसे का डूब जाना। आपके पैसे का डूब जाना, मान लीजिए आपने किसी को उधार में कोई सामान बेचा है और वो पैसा आपको नहीं मिला, आपको रिकवरी नहीं हुआ, इसका मतलब है कि आपका पैसा डूब गया है। ठीक है। अब ये पैसा क्यों डूबा? अगर ऐसे कोई लोग हमसे सामान लेकर जाए और हमें पैसा ना दे तो हम तो उन्हें छोड़ेंगे नहीं, हमें तो उनसे पैसा निकालना आता है। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि वो इंसान, वो जो व्यक्ति है वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो इंसॉल्वेंट किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति का बिजनेस पूरी तरह से डूब जाता है और वो इतना कर्ज लिया हुआ होता है कि वो अपने कर्ज का पेमेंट नहीं कर पाता, तब वो कोर्ट के पास चला जाता है और कोर्ट में ये याचिका दायर करता है कि हमें इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाए, क्योंकि मैं अब इंसॉल्वेंट हो गया हूँ और मेरे पास अब जो कर्ज है उसे देने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। तो कोर्ट क्या करती है? कोर्ट उस व्यक्ति के सारे प्रॉपर्टी को सेल कर देती है। अगर उसके पास कुछ बचा है तो उसके प्रॉपर्टीज को सेल कर देती है, उसके घर को, उसके बिजनेस को, उसमें जो भी सामान है उसको सेल करती है। और उसके बाद देखती है कि ये जो व्यक्ति है इसके पास सही में इतना पैसा है या नहीं है। फिर उसके बाद पता चलता है कि हाँ, अगर उसके पास सही में इतना पैसा नहीं है तो वो उस व्यक्ति को इंसॉल्वेंट घोषित कर देती है। क्योंकि जब कोर्ट किसी व्यक्ति को इंसॉल्वेंट घोषित कर देता है तो हमें भी मानना होता है कि हाँ, वो व्यक्ति सही में इंसॉल्वेंट या दिवालिया हो गया है। तो अब मान लीजिए कोर्ट ने जब उसकी सारी संपत्तियों को बेच डाला तो उनके पास जो पैसा आया, जो पैसा उनके पास बचा, उसको अब वो उस व्यक्ति के जितने भी कर्जदार हैं उनके पास थोड़ी थोड़ी अमाउंट में बांट देते हैं। ठीक है। चूंकि उस व्यक्ति के पास पूरा मात्रा में पैसा नहीं, मान लीजिए वो 2 करोड़ कर्जदार है और उसकी सारी प्रॉपर्टी बिकने के बाद 1 करोड़ रुपए आई। अब उस 2 करोड़ को 1 करोड़ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? सब देनदार को जिसको जिसको जितना पैसा देना है उसका कुछ परसेंट काट के देना पड़ेगा। मान लीजिए हमें देना है उसे 10,000 रुपए। अब वो 10,000 रुपए में 40% हमें देगा। ठीक है। 40% अगर वो हमें देगा तो 40% से हमें 60% क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आप वर्किंग नोट जरूर करें, क्योंकि वर्किंग नोट करने से क्या होता है कि आप कन्फर्मली सही होते हैं कि हाँ, मैंने निकाल लिया मतलब सही है। ऐसे आप वर्बली भी अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन जब आप वर्किंग नोट के द्वारा अपना कैलकुलेशन करते हैं तो वो 100% सही होता है। मान लीजिए यहाँ पे हम अमाउंट लेते हैं 10,000। ठीक है। 10,000 रवि को हमें देना था। कितना देना था? 10,000 देना था। पर चूंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो क्या बोल रहा है? हम 40 पैसे देंगे। 40 पैसे इन अ रूपी होता है, मतलब 1 रुपये में वो 40 पैसे हमें देगा। ठीक है। तो देखिए, वर्किंग नोट जब हम लोग करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि टोटल अमाउंट उससे कितना लेना था? 10,000 लेना था। जब हमें 10,000 अमाउंट लेना था तो इस अमाउंट को अब हमें 2 भागों में बांट देना पड़ेगा। क्योंकि ये रवि जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया और हमें 40 पैसे इन अ रूपी दे रहा है, तो 10,000 का 40% आप निकाल लीजिए। 40/100
मतलब 4,000 रुपए, ठीक है, मतलब 4,000 रुपए वो हमें देगा और 60% में आ जाएगा 6,000 रुपए वो हमें नहीं देगा। मतलब हमारा जो 6,000 रुपए है वो पूरी तरह से डूब चुका है, ठीक है। वो अगर पूरा पैसा भी चाहे तो वो नहीं दे सकता है, पर चूंकि कोर्ट उससे कुछ पैसा रिकवरी कर ली है इसलिए कोर्ट हमें 4,000 रुपए दे रही है। तो 4,000 रुपए रिकवरी हो गया, लेकिन 6,000 रुपए हमारा क्या हो गया, डूब गया है। तो अब इसके लिए हम लोग किस तरह से जर्नल एंट्री करते हैं, हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं कैश अकाउंट जो हमें मिलेगा उसको हम लिखेंगे, फिर बैड डेब्ट्स अकाउंट टू रवि अकाउंट। देखिए इसका एंट्री समझ लीजिए। आप जब क्वेश्चन बनाएंगे या इलास्ट्रेशन बनाएंगे तो आपको इस तरह का क्वेश्चन मिला होगा बनाने के लिए। देखिए जब हम लोग इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि कैश हमें कितना मिला, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है। ये जो कैश अकाउंट होता है ये रिकवरी वाला अमाउंट कितना मिला हमें, 4,000 रुपए हमें रिकवरी हो गई। और फिर हमें बैड डेब्ट्स हो गया, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, कितना बैड डेब्ट्स हो गया, 6,000 रुपए। चूंकि 6,000 रुपए की रिकवरी नहीं हो सकती, टू रवीज अकाउंट, कितना था रवि का, 10,000 रुपीज, ठीक है। आप यहाँ पे बीइंग करके लिख सकते हैं, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रवीज अकाउंट। चूंकि हमें कैश में कुछ पैसा मिल गया है, अगर मान लीजिए हमें कोई भी पैसा नहीं मिलता तो हम लोग ये जो कैश अकाउंट है इसकी एंट्री नहीं करते, बल्कि पूरी पूरी पैसे को कहाँ डाल देते हैं, बैड डेब्ट्स में डाल देते हैं। चूंकि कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट होता है। आपको हम इस तीनों में अगर अकाउंट को डिफाइन कर दे तो देखिए इस तरह से हो जाएगा। ये जो कैश अकाउंट है ये हमारा रियल अकाउंट में आ जाता है, ये है रियल अकाउंट। ये जो बैड डेब्ट्स होता है ये लॉस है ना, तो लॉस क्या होता है, नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट। और ये जो रवि है ये क्या है, पर्सनल, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। इस तरह से इसको अगर हम लोग इसमें बांट देते हैं तो ये इस तरह से अलग अलग हो जाता है। देखिए जब हमारे पास रहेगा कि पूरा पूरा पैसा हमें नहीं दिया गया, जैसे रिसीव ₹2,000 फ्रॉम विच वेयर रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स इन द प्रीवियस ईयर। मान लीजिए देखिए ऐसा भी होता है कभी कभी कि हम लोग बैड डेब्ट्स की तरह एंट्री कर दिए, ठीक है, किसी भी पैसे को हमने बैड डेब्ट्स में डाल दिया। मान लीजिए अभी यहाँ पे हमें अगर पैसा नहीं मिलता तो हम डालते बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रवीज अकाउंट, क्योंकि रवि का सारा सारा पैसा बैड डेब्ट्स हो गया है, परंतु हमें कुछ पैसा मिल गया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग जैसे एंट्री कर देते हैं इस साल हमें पैसा मिलने वाला था पर पैसा नहीं मिला, हमें पता चल गया कि वो आदमी जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। अब इंसॉल्वेंट हो गया तो हमने अपने अकाउंट में दिखाने के लिए एंट्री कर दी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रवीज अकाउंट 10,000। उसके बाद मान लीजिए नेक्स्ट ईयर में जब उसके पास कुछ पैसा आया या वो इंसॉल्वेंट हुआ तो उसकी जब रिकवरी की गई तो हमें कुछ पैसा अमाउंट कुछ दिया गया। जब ये हमें दिया जाता है, मान लीजिए हमें उस वक्त 4,000 रुपया दिया गया, तो हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवरी अकाउंट, जिस उसमें हम लोग बैड डेब्ट्स रिकवरी लगाएंगे, क्योंकि अगर वो पहले हम लोग इस तरह की एंट्री कर चुके हैं और बाद में फिर हमें पैसा मिलता है तो उसमें हम लोगों को करना होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवरी अकाउंट, क्योंकि वो रिकवरी होने वाला नहीं था, पर चूंकि रिकवरी हो गया तो हमें उस जर्नल एंट्री को टू रिकवरी अकाउंट्स के द्वारा दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बैड डेब्ट्स भी आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ ओपनिंग एंट्रीज दी रहती है, जब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो कुछ ओपनिंग एंट्री दी रहती है। तो ओपनिंग एंट्री का जर्नल एंट्री हम लोग कैसे करते हैं, ओपनिंग एंट्री की जो जर्नल एंट्री होती है उसमें हमें सब एंट्रीज जैसे एसेट्स वगैरह को डेबिट करना पड़ता है और लायबिलिटीज को क्रेडिट करना पड़ता है, ठीक है। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, एसेट्स को डेबिट, एसेट को हम लोग कर लेंगे डेबिट और लायबिलिटीज को कर देंगे क्रेडिट।
जब भी इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन रहेगा तो हम इसी तरह करेंगे कि हम लोग एसेट्स को डेबिट कर देंगे। एसेट्स में हमें एसेट्स नहीं लिखना, बल्कि उसके जो भी नाम दिए हुए हैं उन सारे नामों की हमें एंट्री करनी पड़ेगी। जैसे मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब जो भी रहेगा इसे हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और टू लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स आ जाता है। लायबिलिटीज में आता है क्रेडिटर्स, किसी से अगर लोन लिया गया है तो उसका नाम होता है, ये सब होता है लायबिलिटीज जिसे हमें क्रेडिट कर देना होता है। इसे मैं आपको कल एक एग्जाम्पल के द्वारा बता दूंगी। ओके, थैंक यू।